अस्सलाम वालेकुम। पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी, जब कोई वारिस फौत हो जाए, जो वो प्रॉपर्टी छोड़ के जाता है, ऐसी प्रॉपर्टी जो शहरी प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशल प्रॉपर्टी है या आबादी है, जहाँ पर हवेली बनी हुई है, कोई बिल्डिंग बनी हुई है, हाँ वो गांव में है या शहर में है, तो उसको फिर हम पार्टीशन एक्ट जो है ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी पार्टीशन एक्ट 2012 के तहत जो है वो तकसीम करते हैं। ये जो भी वारिस छोड़कर जाता है प्रॉपर्टी जो रेजिडेंशनल होती है उसके मुतल्लक है। यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी से मुराद ज़राई अराज़ी या ज़राअत के ज़ैली मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाली अराज़ी के सिवा, यानी वो चीज़ें शामिल नहीं हैं, वो गैर मनकूला जायदाद है जिसके दो या दो से ज़ायद अशख़ास जो है वो मुश्तरका तौर पर मालिक हों। घर है, बिल्डिंग है, कोई भी चीज़ है। तो जो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, गैर मनकूला जायदाद का कोई मालिक जायदाद की तफसीलात फ्राहम करते हुए तमाम दीगर शरीक मालकान का बतौर मुद्दा अलैहान हवाला देते हुए अपनी रसाई या कब्ज़े में मौजूद तमाम मुतल्लिका दस्तावेज़ात साथ मुंसलिक करते हुए जायदाद की तकसीम का मुकदमा दायर कर सकता है। अब मुद्दा अलैहा अगर पेश हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं पेश होते, नोटिस किए जाते हैं, नहीं पेश होते, अखबार इश्तिहार होता है, चस्पांदगी होती है, और इस तरह जो है वो उनको बुलाया जाता है कि जनाब आप आकर पेश हों। अगर वो पेश हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं पेश होते तो अदालत फिर उसको तकसीम कर देती है प्रॉपर्टी को, और अगर वो पेश हो नहीं होते तो अदालत खुद कर देती है। अगर वो पेश हो जाते हैं तो फिर उनसे तहरीरी रिटर्न स्टेटमेंट मांगी जाती है। सेक्शन 5 जो है इसका पार्टीशन एक्ट 2012 का, सेक्शन 5 के तहत गैर मनकूला जायदाद की तकसीम के मुकदमे का मुद्दा अलैहा अदालत में अपनी पहली पेशी से 30 दिन के अंदर अपना तहरीरी बयान जमा करवाएगा, और उसके पास जो उसके पोजेशन में अगर कोई डॉक्यूमेंट हैं उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो भी साथ मुंसलिक करेगा। अगर मुद्दा अलैहा ज़ैली सेक्शन 1 में मज़कूर वक्त के अंदर बयान जमा करवाने में नाकाम रहता है तो अदालत इसका जो डिफेंस राइट है वो ख़त्म कर देगी और वो कोई शहादत देने का हकदार नहीं रहेगा। अदालत पहली पेशी की तारीख पर या इसके बाद जितनी जल्दी हो सके गैर मनकूला जायदाद का कब्ज़ा रखने वाले शरीक मालिक को मुकदमे का फ़ैसला ज़ेर इल्तवा होने के दौरान माहाना या समाई बुनियादों पर ऐसे अबूरी नाजायज़ मुनाफाजात अदालत में जमा करवाने की हदायत कर सकती है, जैसा कि अदालत जायदाद के गैर काबिल शरीक मालिक के हिस्से के हवाले से तय करे। देखें, उस प्रॉपर्टी से वो फ़ायदा उठा रहा है या आगे उसने किराए पे दी हुई है, तो उसका जो उसकी प्रपोर्शन का जो जिसने एप्लीकेशन दी है उसका जो हिस्सा बनता है, अदालत उसका वो हिस्सा जो बनता है वो अदालत उनको कह सकती है कि इसके हिस्से की रकम अदालत में आप लोग जमा करवाएं। अगर ज़ैली सेक्शन 1 के तहत कोई हुक्म जारी किया जाता है तो जायदाद पर काबिल शरीक मालिक अदालत की मुकर्रर करदा तारीख पर या उससे कबल रकम जमा करवाएगा, और ऐसा कोई हुक्म जारी ना होने की सूरत में इस माह की 15 तारीख को या इससे पहले या उस हमाई के पहले माह की 15 तारीख को या उससे कबल जमा करवा देगा जिसके लिए रकम वाजिबुल अदा है। ये वो मीन्स प्रॉफिट की बात हो रही है जो वो वहाँ। अगर शरीक मालिक ज़ैली सेक्शन 2 के तहत मुकर्रर करदा वक्त के अंदर इस सेक्शन के तहत रकम जमा करवाने में नाकाम रहता है तो फिर अदालत क्या करेगी, उस
के मुद्दई होने की सूरत में मुकदमा खारिज कर देगी, उसके मुद्दा लय होने की सूरत में उसका दफ़ा खारिज कर देगी, और ऐसी सूरत में वो कोई शहादत पेश करने का हकदार नहीं होगा। तो जनाब बात ये है कि जिस प्रॉपर्टी से वो फ़ायदा उठा रहे हैं, जो मुश्तरका प्रॉपर्टी है, अगर जो काबज़ हैं उससे बेनिफिट उठा रहे हैं, वो अगर मीन्स प्रॉफिट का वो हिस्सा जो उसका बनता है, जिसने दावा किया, उसको अगर वो नहीं जमा करवाता तो अदालत उसका राइट ऑफ डिफेंस ख़त्म कर देती है, और अगर वो ख़ुद मुद्दई है वो जमा नहीं करवा रहा तो उसका दावा खारिज हो जाएगा। मलकियत या उसके शेयर का जो क्वेश्चन राइज होता है, गैर मनकूला जायदाद की मलकियत या हिस्से के हवाले से तनाज़े की सूरत में अदालत इस एक्ट के तहत मुकदमा पर मज़ीद कार्रवाई करने से पहले इस तनाज़ा का फ़ैसला करेगी कि ये इसकी मलकियत है भी या नहीं है, टाइटल इसका है भी या नहीं है। ज़ेली सेक्शन 1 के तहत गैर मनकूला जायदाद की मलकियत या हिस्से के तनाज़े का अदालत की जानब से किए जाने वाला फ़ैसला ज़ाब्ते की इस्तिलाहात के मुताबिक इसे डिग्री तस्वर किया जाएगा। अगर तमाम शरीक मालकान मुनसफ़ के तकर्रुर के लिए गैर मनकूला जायदाद की तकसीम पर तहरीरी तौर पर रज़ामंद हो जाते हैं तो अदालत मुकर्रर कर देगी, मुनसिफ मुकर्रर कर देगी, इनके दरमियान कोई बंदा मुकर्रर कर देगी कि जो इनका आपस में इनको फ़ैसला इनका करवा दे। तो जनाब जो मुनसफ़ होगा वो गैर मनकूला जायदाद के 2 या ज़ायद शरीक मालकान की तहरीरी रज़ामंदी से तकसीम के मनसूबे में ऐसे शरीक मालकान के हिस्सों को यकजा कर सकता है। अदालत डिग्री के ज़रिए मुनसफ़ के गैर मनकूला जायदाद की तकसीम के मनसूबे की मंजूरी देगी, सिवाय इसके कि अदालत मुतमईन है कि मनसूबा किसी कानून के ख़िलाफ़ है। अदालत गैर मनकूला जायदाद में शरीक मालकान के मुतल्लका हिस्सों की मुनासबत से इनकी जानब से मुनसफ़ को अदा की जाने वाली फ़ीस मुकर्रर कर सकती है। यानी अदालत उसमें मुनसफ़ मुकर्रर कर देगी कि भाई इस बंदे को फ़ीस दें और ये आपके दरमियान आपको बिठाकर फ़ैसला करता है। अगर अदालत की जानब से इस मकसद के लिए मुकर्रर करदा तारीख़ पर शरीक मालकान मुनसफ़ के तकर्रुर के ज़रिए गैर मनकूला जायदाद की तकसीम के बारे में तहरीरी इकरारनामा जमा करवाने में नाकाम रहते हैं, या मुनसफ़ की राय में जायदाद नाकाबिल तकसीम है, या अदालत इस नतीजे पर पहुँचती है कि मुनसफ़ की तजवीज़ किसी कानून के ख़िलाफ़ है, तो अदालत गैर मनकूला जायदाद की मुअय्यना कीमत मुकर्रर करके और समाअत की अगली तारीख पर दाखिली नीलामी के ज़रिए जायदाद की फ़रोख्त की हदायत करेगी। यानी कि एक रेट मुकर्रर कर देगी और कहेगी इसकी ऑक्शन कर दी जाए, नीलाम कर दी जाए प्रॉपर्टी। अदालत शरीक मालकान से दाखिली नीलामी की तारीख पर बज़ाते ख़ुद या इनके मजाज करदा एजेंटों के ज़रिए हाज़िर होने का मुतालबा कर सकती है कि अपने नुमाइंदों को भेजें या ख़ुद आएँ। दाखिली नीलाम अदालत में मुनक्कद किया जाएगा और अदालत दाखिली नीलाम का रिकॉर्ड बाकायदा रखेगी, जिसे मुकदमे का हिस्सा बनाया जाएगा। गैर मनकूला जायदाद के कोई से 2 या ज़ायद शरीक मालकान अपनी तहरीरी पेशकश या तहरीरी जवाबी पेशकश जमा करा सकेंगे, जब तक कि इनमें से कोई एक सबसे ज़्यादा तहरीरी पेशकश ना कर दे। अदालत सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाले को दाखिली नीलामी का ख़रीदार नीलाम कर देगी और ख़रीदार नीलाम को नीलामी से 15 दिन के अंदर नीलामी की कीमत जमा करवाने की हदायत करेगी, लेकिन ख़रीदार नीलामी की कीमत में से इतनी रकम कटौती कर सकेगा जो कि गैर मनकूला जायदाद में उसके हिस्से की मसावी हो। मसलन अगर 10 करोड़ पे की वो प्रॉपर्टी है, उसका अपना हिस्सा इसमें 1 करोड़ है, तो वो 9 करोड़ देकर वो सारी प्रॉपर्टी पर काबज़ हो जाएगा। अगर ख़रीदार नीलाम मुकर्रर वक़्त के अंदर सेक्शन 5 के तहत नीलामी की कीमत जमा करवा दे तो इसे अदालत फ़रोख्त की तौसीक़ करेगी। ख़रीदार नीलाम को जायदाद का कब्ज़ा दिलवाएगी और नीलामी की कीमत दीगर शरीक मालकान में इनके मुतल्लका हिस्से के मुताबिक तक़सीम कर देगी। अगर ख़रीदार नीलाम मुकर्ररा वक्त के अंदर ज़ैली सेक्शन 5 के तहत नीलामी की रकम जमा करवाने में नाकाम रहे तो दाखिली नीलाम के लिए एक और तारीख़ मुकर्रर करेगी, लेकिन ऐसा ख़रीदार नीलाम बाद अज़ा होने वाली दाखिली नीलाम में हिस्सा नहीं लेगा। मसलन एक बंदे ने दाखिली निज़ाम जो अदालत के अंदर हुआ उस पर नीलामी दी, लेकिन वो रकम टाइम पे नहीं दे सका, तो अब दोबारा दाखिली नीलामी के लिए कहा जाएगा, लेकिन वो बंदा जो डिफ़ॉल्ट कर गया था उसको फिर हिस्सा लेने की इजाज़त उस दाखिली नीलामी में नहीं होगी। ये अदालत के अंदर थी। दूसरा, यह बाद अज़ा होने वाली दाखिली नीलामी जहाँ तक हो सके पहले दाखिली नीलाम के लिए इस सेक्शन में दर्ज ज़ाब्ता कार के मुताबिक मुनक्कद किया जाएगा। अब इसके बाद स्टेज आती है नीलामे आम की। अगर शरीक मालकान दाखिली नीलामी में शिरकत करने से इनकार कर दें या सिर्फ एक शरीक मालिक ऐसे नीलाम में
हिस्सा लेने पर रजामंदी जाहिर करे या ज़ैली सेक्शन 10 के तहत होने वाले दाखिली नीलाम नाकाम रहे तो अदालत गैर मनकूला जायदाद की मुआयना कीमत मुकर्रर करेगी और जायदाद के नीलाम आम की हदायत जारी करेगी। गैर मनकूला जायदाद का शरीक मालिक जायदाद के नीलाम में हिस्सा ले सकेगा। अदालत नीलाम आम मुनक्कद करवाने के लिए अदालती नीलाम कुनिंदा तकर्रर करेगी और अदालती नीलाम कुनिंदा की फ़ीस मुकर्रर करेगी। यानी वो जो नीलाम करने वाला ऑक्शनर होता है, कोर्ट ऑक्शनर उसे कहा जाता है, वो कोई वकील साहब होते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट की करता है वहाँ पर, जिनकी अदायगी शरीक मालिकान की जनब से गैर मनकूला जायदाद में इनके हिस्सों मुतलका हिस्सों के तनासब से की जाएगी। यानी कि जितनी उनकी प्रॉपर्टी का हिस्सा बनता है उस हिसाब से, उस प्रपोर्शन से उसकी फ़ीस अदा करेंगे। अदालती नीलाम कुनिंदा नीलामी का मनसूबा अतला आमा की शक्ल में अदालत में पेश करेगा, जिसमें गैर मनकूला जायदाद की तफसीली खसूसियात, नीलाम आम का वक्त, तारीख़ और जगह और नीलाम आम में हिस्सा लेने के लिए ज़मानत नीलाम की रकम शामिल होगी और अदालत तरमीम के साथ या तरमीम के बग़ैर नीलामी के मंसूबे की मंजूरी दे सकती है और इसकी ऐसे अंदाज में शाद की हिदायत दे सकती है जैसा कि वो मौजू समझे। अदालत नीलाम कुनिंदा अदालत के मंजूर करदा और शाया करदा नीलामी के मंसूबे के मुताबिक नीलाम आम मुनक्कद करवाएगा और सबसे ज़्यादा बोली देने वाले को हदायत करेगा कि वो नीलामी ख़त्म होते ही फौरी तौर पर बोली की रकम के 20% के मुताबिक मसावी के मुताबिक ज़र बयाना और 7 दिन के अंदर बोली की कीमत की बकिया रकम अदालत में जमा करवाए। बोली हो गई जनाब, नीलाम आम हो गया, पहले तो दाखिली नीलाम फिर नीलाम आम, सबके सामने उसका इश्तिहार छपवाए जाते हैं, बैनर लगाए जाते हैं। जो फिर उसमें बोली कर लेता है उसको कहा जाता है कि वो 7 दिन के अंदर रकम जमा करवाए। अदालत नीलाम कुनिंदा नीलाम की कार्रवाई का रिकॉर्ड बाकायदा रखे। अदालती नीलाम कुनिंदा जो कोर्ट ऑक्शनर है वो अपने पास रिकॉर्ड रखेगा और नाकाम बोली दहंदगान की ज़मानत नीलाम वापस कर देगा। जो उन्होंने ज़मानत जमा कराई होगी वो वापस कर देगा जो नहीं उसको ले सके। अदालती नीलाम कुनिंदा किसी मौजू सूरत में ज़ैली सेक्शन 5 की शेख के तहत ज़र बयाना की वसूली ज़र नक़द, क्रॉस चेक, डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक की शक्ल में रसीद के बदले में कबूल करेगा। अदालती नीलाम कुनिंदा यानी कि कोर्ट ऑक्शनर जो है वो नीलाम ख़त्म होते ही बोली की वसूल करदा कीमत नीलाम की रिपोर्ट के हमरा अदालत में जमा करवाएगा। अगर सबसे ज़्यादा बोली देने वाला शख्स मुकर्रर वक्त के अंदर ज़ैली सेक्शन 5 के तहत नीलामी की कीमत जमा करवा दे तो अदालत फ़रोख्त की तौसीक करेगी, सबसे ज़्यादा बोली देने वाले शख्स की जायदाद का कब्ज़ा दिलवाएगी और नीलामी की कीमत दीगर शरीक मालकान में इनके मुतल्लिका हिस्से के मुताबिक तकसीम कर देगी। अगर सबसे ज़्यादा बोली देने वाला शख्स ज़ैली सेक्शन 5 के तहत बोली की कीमत जमा करवाने में नाकाम रहे तो इसकी जमा करवाई रकम ज़ब्त कर ली जाएगी और गैर मनकूला जायदाद को जहाँ तक हो सके इस सेक्शन में दर्ज तरीक़ाकार के मुताबिक दोबारा नीलाम आम के लिए पेश कर दिया जाएगा। तो जनाब ये सूरत हाल है कि मिसाल के तौर पर एक शख्स है, वो एक बिल्डिंग छोड़कर फौत हुआ है, उसके 4 बेटे और 4 बेटियां हैं, तो उनके अंदर वो बिल्डिंग तकसीम होनी है। वो 4 बिल्डिंग और वो एक जो बिल्डिंग है उसमें 4 बेटे 4 बेटियों का हिस्सा है, तो टोटल जो ये हिस्से बन जाएंगे 4 बेटों के 8 हिस्से और 4 बेटियों के 4 हिस्से, 12 हिस्से बन जाएंगे। 2-2 बेटों को मिल जाएंगे, 1 बेटी को। अगर 12 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 1-1 करोड़ रुपया बेटी को और 2-2 करोड़ रुपये बेटों को मिलेगा। लेकिन कैसे, अब उसको कैसे तकसीम किया जाए? अगर तो ये आपस में एग्री हो जाते हैं कि ठीक है इसके हम 12 करोड़ रुपये की बेच देते हैं और आपस में तकसीम कर लेते हैं, दैट्स ऑल। अगर नहीं होते तो अदालत के अंदर भी नीलामी का कह सकती है कि आप में से कोई ख़रीदना चाहता है तो इसको ख़रीद ले, जितने पैसे बनेंगे उनमें बराबर तकसीम कर देंगे, 2 हिस्से मर्दों के और 1 हिस्सा औरतों। अगर फिर भी वो नहीं मानते अदालत के अंदर, फिर उसका नीलाम आम किया जाएगा। एक कोर्ट ऑक्शनर अदालत मुकर्रर करती है, वो बैनर लगवाता है, इश्तिहार छपवाता है और उसमें बताता है कि जनाब ये प्रॉपर्टी है, इसके ख़रीद सकते हैं, और इसकी रिज़र्व प्राइस अदालत कर देती है, मिनिमम इतनी कीमत इसकी होगी। वो जो मिनिमम कीमत होती है उसमें भी हिस्सेदारों को एतमाद में लिया जाता है। तो ये सूरत हाल है। सिंपल सा ये एक्ट है 2012 का। ये है एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी के अलावा जो प्रॉपर्टी होगी, रेजिडेंशल प्रॉपर्टी होगी, घर होगा, कमर्शियल प्रॉपर्टी होगी या हवेली वगैरह कोई बनी हुई है, बेशक वो आबादी दह में ही है, बिल्डिंग है, स्कूल है, प्राइवेट अपनी बिल्डिंग में बना हुआ, इस तरह की यानी कोई भी चीज़
वैसे स्कूल नहीं, गवर्नमेंट का स्कूल नहीं, अगर कोई प्रॉपर्टी है स्कूल की, शहरों में देखें स्कूल प्राइवेट बिल्डिंगों में बने होते हैं, क्लिनिक बने होते हैं, हॉस्पिटल बने होते हैं, यानी कोई भी बिल्डिंग। तो ये तरीक़ाकार है जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। इस हवाले से आपकी खिदमत में एक केस लॉ भी मैं पेश करता हूँ। इस केस लॉ में जो है वो रोशनी डाली गई है। ये साकिब निसार साहब की जजमेंट है जो कि मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। 2000 CLC 1626 सिविल रिवीजन नंबर 471D ऑफ 1998। इसको जनाब मियाँ साकिब निसार साहब ने सुना जिस वक़्त वो थे, इसके हाई कोर्ट के जज थे। इसमें कहा गया द पिटिशनर फाइल्ड ए सूट फॉर पार्टीशन ऑफ लैंड मयरिंग 2 कैनाल एंड 7 मरला कंप्राइज्ड इन खसरा नंबर 1470 मौजा शामपुर तहसील खारियाँ डिस्ट्रिक्ट गुजरात तहसील खारियाँ में 2 कनाल 7 मरले जो थी वो ज़मीन जो थी उसकी तकसीम के मुतल्लक पिटिशनर ने दरख्वास्त दी। His claim is that this is a built up property and has attained the character of village immovable property। उसका ये कहना था कि ये तामीर शुदा प्रॉपर्टी है और इसका जो करैक्टर है, इसकी जो हैसियत है वो इमूवेबल विलेज प्रॉपर्टी बन चुकी है। This suit was contested by the respondents and after framing of issues and conducting the trial, learned civil judge on 8/10/1997 allowed the suit, holding that the petitioner is honored to the extent of 1/4 share। कि पिटिशनर जो है वो इसका ट्रायल हुआ केस का कि 1/4 हिस्से का वो मालक है। Thus preliminary degree was passed against the above। इसकी प्रीलिमिनरी डिग्री पास कर दी गई। रिस्पोंडेंट प्रेफर्ड एन अपील एंड द लर्नड अपीलेट कोर्ट वाइड जजमेंट एंड डिग्री डेटेड 20/1/1990 हैज़ अलाउड द सेम कंक्लूडिंग दैट द खसरा नंबर 266, 1546 और 552 आर आल्सो जॉइंट बिटवीन द पार्टी। जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज थे अपीलेट कोर्ट के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, उन्होंने कहा कि 266 खसरा, 1546 खसरा और 552 खसरा भी हिस्सा है इन पार्टीज़ का। All the property has attained the character of residential property, thus the plaintiff was directed to include these khasra number also in the partition suit and the civil judge to decide the matter afresh। प्लेंटिफ को ये कहा गया कि वो इन खसराजात को भी इसमें प्रॉपर्टी में शामिल करे क्योंकि ये भी जो है अटेन कर चुकी हैं स्टेटस ऑफ किस चीज़ का स्टेटस उन्होंने हासिल कर लिया है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का। उसके बाद जनाब द लर्नड काउंसिल फॉर द पिटिशनर हैज़ आर्गूड बाय रिलाइंग ऑन 1997 SMER 1792 that khasra numbers directed by the appellate court to be included were still agriculture land and therefore civil court has no jurisdiction in this regard, whereas land subject matter of the suit was built up property in the shape of haveli and other superstructure. Both these properties cannot be joined in one suit। जो लर्नड काउंसिल है पिटिशनर का उसने हवाला दिया 1997 SMER 1792 का कि जो खसरा नंबर अपीलेट कोर्ट ने कहा कि इनको भी शामिल किया जाए, वो अभी तक एग्रीकल्चर लैंड हैं, इसलिए सिविल कोर्ट को ये ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है कि वो वेयर एज लैंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट वाज बिल्ट अप प्रॉपर्टी। जो तो पिटिशनर ने, प्लेंटिफ ने जिस बात को कहा था कि इसको तकसीम किया जाए वो तो हवेली थी एंड अदर सुपरस्ट्रक्चर था। जो एग्रीकल्चर लैंड है वो इसके अंदर शामिल नहीं हो सकती, वो अलहदा से तकसीम हो गई, वो सिविल कोड का सब्जेक्ट मैटर नहीं है, केस नहीं है। द लर्नड काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट बिफोर मेकिंग सबमिशन ऑन मेरिट्स has objected to the maintainability of the present petition on the score that the impugned judgment and degree neither suffer from material irregularity nor is the result of erroneous exercise of jurisdiction।
Therefore, this revision petition is incompetent. However, the learned counsel for the respondent has not denied the fact that the property, उसने ये इससे इनकार नहीं किया कि प्रॉपर्टी जो है bearing खसरा नंबर 1470 is built property while the land comprised in खसरा नंबर 266, 1546 and 1652 is agriculture as per revenue record. लो जनाब, जो तो प्रॉपर्टी थी खसरा नंबर 1470 वहां पर बिल्डिंग बनी हुई है। अगर बिल्डिंग बनी हुई है तो वो फिर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होगी, उसकी तकसीम सिविल कोड करेगी, उसकी तकसीम एग्रीकल्चर में कंसिडर नहीं होगी और वो रेवेन्यू कोड नहीं करेगी। यहाँ बात मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, ये बात मैं खुद भी समझना चाह रहा हूँ, ये बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जो बिल्डिंग है वो रेजिडेंशियल होगी और जो एग्रीकल्चर लैंड है वो मैटर होगा रेवेन्यू कोड का। मुझसे क्वेश्चन किया गया था कि प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर लैंड थी लेकिन वो बाद में वहाँ पर घर बन गए, इंक्रोचमेंट हो गई, घर बन गए, म्यूनसिपैलिटी की हदूद में आ गई, तो मेरे भाई वो फिर एग्रीकल्चर लैंड में कंसिडर नहीं होगी, उसका फैसला सिविल कोर्ट करेगी। उसके लिए 2012 का भी आप बेशक देख लें और लैंड रेवेन्यू एक्ट भी देख लें, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि 2012 का पार्टीशन एक्ट या लैंड रेवेन्यू एक्ट क्या कहता है। असल चीज़ हमारा जो यहाँ पर बहस करना है वो ये है कि क्या उस प्रॉपर्टी का स्टेटस चेंज हुआ है या नहीं हुआ। अगर तो उसका प्रॉपर्टी का स्टेटस चेंज हो गया, हवेली बन गई है, बिल्डिंग बन गई है, इंक्रोचमेंट करके लोगों ने वहाँ घर बना लिए हैं, वो अलग बात है कि उनसे वो जगह खाली कराई जाए या ना कराई जाए। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ, एज रिगार्ड द ऑब्जेक्शन अबाउट द मेंटेनेबिलिटी ऑफ दिस रिवीजन पिटीशन, तो क्या है जनाब, एक रेवेन्यू रिकॉर्ड कहता है कि खसरा नंबर्स मेंशन्ड अबव आर शोन इन द रेवेन्यू रिकॉर्ड एज एग्रीकल्चर लैंड, thus these cannot be included in the suit for partition by the petitioner. Therefore, the learned additional district judge, while passing the judgment and decree, has committed an error of jurisdiction in the light of judgment of the Honorable Supreme Court cited above, जिसका भी मैंने जिक्र किया था इससे। Therefore, this objection has no merit. As a learned additional district judge has committed jurisdictional error by directing respondent, यानी कि उसने jurisdictional error की है, inclusion of the aforementioned खसरा number in the suit of partition filed by the petitioner, therefore such judgment and decree cannot sustain. जो एडिशनल सेशन जज साहब हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब हैं, जब हम इसको लेंगे सिविल मैटर में तो इसे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाएगा। अगर क्रिमिनल मैटर्स में लेंगे तो इसी जज को हम एडिशनल सेशन जज कहेंगे। तो जो अपीलेट कोर्ट ने, फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने ये कहा कि ये खसरा नंबर 20 में शामिल किए जाए, वो नहीं किए जा सकते क्योंकि वो सिविल कोर्ट में डिस्कस हो रही है सिर्फ शहरी प्रॉपर्टी। तो ये जो पैरामीटर्स हैं ये मैं यहाँ पर ये अर्ज़ करना चाहता हूँ इस क्वेश्चन को कि अगर शहरी अगर एग्रीकल्चर लैंड में बिल्डिंग बन जाए, सुपरस्ट्रक्चर बन जाए, हवेली बन जाए, घर बन जाए, तो वो फिर एग्रीकल्चर लैंड नहीं रहती, वो फिर रेजिडेंशियल लैंड बन जाती है। और उसको अब हम मौजूदा हालात के 2012 जो पार्टीशन एक्ट है उसके तहत देखेंगे। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह पाक हमें रिज़्क़ हराम से बचाए, हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बना दे, और वो लोग जो अपना हक़ लेना चाहते हैं वो ये भी गौर कर लें, ये अपने गिरेबान में भी हमें झांक कर देखना चाहिए कि क्या हम अपना हक़ लेने के चक्कर में दूसरों का हक़ तो नहीं मार रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।